ही एवरीवन, थंडरपोक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं द बैंकर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक बूढ़ी व्हाइट लेडी खरीदारी से घर आई है। जब वह अपने दरवाजे पर एक काले आदमी को देखती है, वह तेज आवाज के साथ पूछती, तुम क्या कर रहे हो? काला आदमी शांति से जवाब देता है, मैं अपार्टमेंट की मरम्मत कर रहा हूँ। उसे देखते हुए बूढ़ी औरत एक मतलबी चेहरे के साथ बोलती है, आप जैसे वर्कर्स को सावधान रहना चाहिए। बर्नार्ड जवाब देता है, चिंता मत करो, यह मेरी इमारत है और मैं निश्चित रूप से इसकी अच्छी देखभाल करूंगा। बुढ़िया गुस्से में घर चली जाती है। जल्द ही पुलिस वहां आती है। वे बर्नार्ड को बताते हैं कि एक बूढ़ी औरत ने पुलिस को फोन किया, फिर उससे पूछा कि क्या वह मालिक होने का नाटक कर रहा है। बर्नार्ड रियल एस्टेट डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी निकालता है। पुलिस को पता चलता है कि घर वास्तव में उसका है, इसलिए पुलिस वहां से निकल जाते हैं। बर्नार्ड अपार्टमेंट की इमारत में लौटता है। दरवाजे पर बूढ़ी औरत उसे देखती है और तुरंत उसे बाहर निकलने के लिए कहती है, क्योंकि यह कोई रेनोवेशन करने का समय नहीं है। बर्नार्ड अभी भी शांति से जवाब देता है, मैं एक मरम्मत कार्यकर्ता नहीं हूँ, अब मैं मालिक हूँ। बूढ़ी औरत चुप हो जाती है और कुछ दिनों बाद वह गुस्से में बाहर निकल जाती है, क्योंकि वह काले लोगों के साथ एक ही बिल्डिंग में नहीं रहना चाहती। जैसे ही बूढ़ी औरत बिल्डिंग छोड़ती है, बर्नार्ड एक काली महिला को रूम किराए पर देती है। बर्नार्ड को अपने एक्सपीरियंस से पता है कि काले किराएदार का बाजार बहुत बड़ा है। जल्द ही भर जाती है और बर्नार्ड पूर्व मालिक को बातचीत के बाद पेमेंट पे करता है। पूर्व मालिक बर्नार्ड की बहुत प्रशंसा करता है और उसके साथ एक बिजनेस शुरू करने की पेशकश करता है। बर्नार्ड घर चुनता है और इनकम कैलकुलेट करता है। पुराना मालिक लेन देन पर बातचीत करता है और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है। गोरे लोगों को पता नहीं चलेगा कि वे काले लोगों के साथ व्यापार कर रहे हैं और वे रेवेन्यू को बांट लेंगे। बर्नार्ड आसानी से मान जाता है। दोनों के बीच सहयोग बहुत स्मूथली चलता है और वे तुरंत बहुत पैसा कमा लेते हैं। बर्नार्ड भी अपने प्यारे परिवार को एक खुशहाल जीवन प्रदान करने के तुरंत बाद एक अपार्टमेंट ब्लॉक से एक हवेली में चला जाता है। पूर्व मालिक जो बर्नार्ड के साथ काम करता है वह बूढ़ा और कमजोर है और कुछ साल बाद अचानक मर जाता है। कंपनी में उसकी पोजीशन उनकी पत्नी को विरासत में मिली है। यह महिला काले लोगों के साथ गंभीर रूप से भेदभाव करती है और बर्नार्ड के साथ सहयोग नहीं करना चाहती है। वह कम कीमत पर बर्नार्ड की शेयर खरीदने की पेशकश करती है और अगर उसने इनकार किया तो वह उस पर मुकदमा करेगी। उस जमाने में यदि गोरे और काले लोगों के बीच मुकदमा होता है, क्या आपको लगता है कि न्यायाधीश बर्नार्ड यानी काले लोग का पक्ष लेगा? वह इतना गलत व्यवहार के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसने अदालत जाने का फैसला किया। लेकिन उसे पुराने मालिक के साथ अपने सहकारी संबंध को साबित करने के लिए किसी को ढूंढना पड़ेगा। वह बैंक मैनेजर के बारे में सोचता है, लेकिन मैनेजर पहले ही विधवा को सहयोग करने के लिए राजी हो गया। बर्नार्ड निराश के साथ बैंक में खड़ा है और साफ सुथरा बैंक भवन के चारों ओर देखता है कि कैसे हर जगह भेदभावपूर्ण सिचुएशन है, कैसे उसकी त्वचा के रंग के कारण वह अक्सर डिसरिस्पेक्टफुल फील करता है। यह सोचते हुए बर्नार्ड के दिमाग में एक बोल्ड प्लान आता है कि एक इमारत में 4 बैंक हैं और हर बैंक में काले आदमी के लिए दरवाजे बंद हैं। बर्नार्ड ने सोचा, मैं इस इमारत को खरीदूंगा और देखूंगा कि कौन मेरे साथ फिर से भेदभाव करने की हिम्मत करता है। इसलिए बर्नार्ड लॉस एंजल्स में एक और ब्लैक रियल एस्टेट डेवलपर को ढूंढता है और उसे अपनी योजनाएं बताता है, जो पहले सोचता है कि वह उसके दिमाग से बाहर है, क्योंकि इमारत की जमीन की कीमत बहुत अधिक है और कभी भी एक काले लोगों ने डाउनटाउन में जमीन नहीं खरीदी है। लेकिन कुछ समय के लिए इस पर चर्चा करने के बाद जो को पता चलता है कि बर्नार्ड एक भ्रमित व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक विचारशील आदमी है। बर्नार्ड जो को सब कुछ बताता है कि वह ऐसा क्यों करना चाहता है, जो उसके आइडिया से चौंक गया हो, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसका मानना है कि यह काम करेगा। हालांकि वे अभी भी सीधे सफेद लोगों के साथ लेन देन पर बातचीत नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें इस संबंध में एक एजेंट के रूप में एक सफेद व्यक्ति की जरूरत है। बर्नार्ड के दिमाग में पहले से ही एक आइडिया है। यह मैट है, एक ईमानदार आदमी, बस थोड़ा अनुभवहीन है। इसलिए बर्नार्ड और जो मैट को प्रशिक्षित करना स्टार्ट करते हैं, वे उसे गोल्फ, हाई क्लास शिष्टाचार, मैथमेटिकल सोच और रियल एस्टेट के बारे में सिखाते हैं। मैट जल्द ही उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। गोल्फ क्लब में मैट बैंक भवन के मालिक से मिलता है। यह प्लान भी बर्नार्ड ने ही बनाया था। बातचीत अच्छी तरह से चलती है। मैट को इमारत खरीदने का मौका भी मिलता है और सब पर नेगोशिएशन की जाएगी, लेकिन मैट को यह नहीं पता कि यह करना कैसे है। नेगोशिएशन से पहले बर्नार्ड मैट को तैयारी में मदद करता है। बर्नार्ड इमारत में कितने लाइट है काउंट करता है और उसे वैकेंसी रेट के साथ कैलकुलेट करके इमारत की एस्टिमेट रेवेन्यू निकालता है। बिल्डिंग के एनुअल कॉस्ट और एस्टिमेटेड रेवेन्यू के ऊपर बर्नार्ड किसी भी नंबर को तैयार करता है जो मैच हो सकता है। उन सबको मैट को याद रखने के लिए कहता है। एज रिजल्ट मैट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिग बॉस अपनी संपत्ति के बारे में कितना भी झांसा दे। मैट हमेशा एक कदम आगे रहता है और एग्जैक्ट नंबर्स बताता है, जो बिग बॉस के साथ अकाउंटेंट को भी चौंका देता है।
उसके बगल में लेखाकार भी गूंगा है। वे सभी सोचते हैं कि वे मैथमेटिशियन से डील कर रहे हैं जिसे बिल्कुल भी मूर्ख नहीं बना सकता। इन दी एंड बर्नार्ड को वह इमारत मिलती है। अब जब भी बर्नार्ड इमारत के अंदर या बाहर आता जाता है तो हर बैंक के प्रेसिडेंट बर्नार्ड से हाथ मिलाने आते हैं। जिस छोटे मैनेजर ने पास्ट में उसके लिए चीजों को मुश्किल बना दिया था, वह बर्नार्ड को देखकर हैरान है। बैंक के सपोर्ट की मदद से बर्नार्ड और जो रियल एस्टेट बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, चीजें धीरे धीरे बदलती हैं। काले लोग गोरे लोगों के मोहल्ले में रहने लगते हैं। बर्नार्ड अपने परिवार को पिता से मिलने के लिए टेक्सास वापस ले जाते हैं। उस रात सब एक साथ डिनर करते हैं। अगले दिन बर्नार्ड अपने बेटे के साथ शहर के चारों ओर घूमते हैं। अचानक वे खुद को बैंक के सामने खड़ा पाते हैं, जहां बर्नार्ड ने जूता चमकने वाले लड़के के रूप में काम किया था। उस समय टेक्सास अमेरिका में सबसे अधिक नस्लवादी जगह थी। वे एक युवा लड़के से मिलते हैं जो बर्नार्ड की तरह जूते पॉलिश करता है। इसे देखकर बर्नार्ड में चुपके से अपना मन बनाता है कि उसे यह स्थिति को बदलना चाहिए और काले लोगों की मदद करनी चाहिए। बर्नार्ड, जो और मैट फिर से एक साथ आते हैं और बहुत मेहनत के बाद उन्हें बैंक से लोन की स्वीकृति भी मिल जाती है। बर्नार्ड काम पर लग जाते हैं और अफ्रीकी अमेरिकियों की मदद करना शुरू कर देते हैं। चीजें सही जाती हैं, लेकिन एक दिन मेनलैंड बैंक मैनेजर रॉबर्ट फ्लोरेंस जूनियर लोन की इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं। फ्लोरेंस जूनियर बर्नार्ड के काम से खुश नहीं था। जल्द ही एक फेडरल बैंक के एक एग्जामिनर वहां पहुंचता है। एग्जामिनर को सेवरल लोन्स में कई क्रिटिकल प्रॉब्लम्स मिले। बर्नार्ड को बाद में पता चला कि यह फ्लोरेंस जूनियर का किया धारा है। मैट को पता चलता है कि जो बैंक्स को बचाने के लिए कुछ गलत कदम उठाने वाला है, इसीलिए अगले दिन मैट और बर्नार्ड जो को समझाने बैंक पहुंचते हैं। लेकिन बैंक से बाहर निकलते ही मैट और बर्नार्ड को FBI अरेस्ट कर लेती है। कोर्ट हियरिंग के एक दिन पहले जो ने सेनेटर से अपने पार्टनर्स के अगेंस्ट बोलने के बदले अपनी फ्रीडम के बारे में बात की, अपनी अगली चाल चलते हुए रात को उसने किसी को फोन लगाया और अगले दिन कोर्ट में अपने पार्टनर्स के अगेंस्ट गवाही दी। उसी दिन सेनेटर बर्नार्ड से भी बात करता है और एक इम्यूनिटी डील ऑफर करता है और जो के गवाही कंफर्म करते हुए जेल जाने के लिए कहता है। बर्नार्ड ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। जो के टेस्टिमनी को कंफर्म किया और साथ ही उसने देश में चल रही भेदभाव और कई सारे बातों के बारे में कहा, जिसे उसने कई चालों से दिल में दबा के रखा था। कोर्ट ने जो पर कोई चार्जेस नहीं लगाए। बर्नार्ड और मैट को फेडरल प्रिजन में भेजा गया। कई साल बाद बर्नार्ड और जो जेल से बाहर निकलते हैं, यूनिस को यह अजीब लगता है कि दोनों अपना सब कुछ खोने के बाद भी खुश दिख रहे हैं। जो से पता चलता है कि ऐसा नहीं है। उनके पास बहामास में एक दूसरे के बगल में ही प्रॉपर्टीज है। यूनिस बर्नार्ड से पूछता है कि यह कैसे हुआ। बर्नार्ड बताता है कि मैट ने अपनी गवाही से एक रात पहले बर्नार्ड को फोन किया था। उसने बर्नार्ड को सेनेटर के सौदे के बारे में बताया और बदले में उससे माफी मांगी। और बर्नार्ड ने भी जो से एक आखिरी गुजारिश की और बहामास में 2 घर लेने को कहा। हमें पता चलता है कि उनके प्रॉपर्टीज ने LA में हाउसिंग सेग्रीगेशन के अगेंस्ट बहुत हेल्प की और यहीं पर मूवी एंड होती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आया तो थंडर पोक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।